मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई? दोस्तों, देश की राजनीति में ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं जो आज देखने को मिली, लेकिन जब मिली तो इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। आखिर बंद कमरे में वो कौन सी बातें हुई हैं जिस पर लगातार सबकी निगाहें बनी हुई थी। आज उत्तर प्रदेश दिवस है। इस पर अमित शाह जब उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उनको रिसीव करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वैसे ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की राजनीतिक नूराकुश्ती को लेकर खबरें छपती रहती हैं, बनती रहती हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा इंपॉर्टेंट घटनाक्रम तब देखने को मिला जब अमित शाह वक्त से पहले ही पहुंच गए। खबर तो ये भी है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बाकायदा बंद कमरे में एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई है, वो भी उनके ऑन रिकॉर्ड पहुंचने से पहले। दोस्तों, जो कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर अमित शाह का था यूपी में, वो करीब 12:30 बजे से शुरू था। देखिए, ये बाकायदा ये सरकारी कार्यक्रम है। 12 बजे गृह मंत्री का आगमन था और तमाम वहां पर जो कार्यक्रम थे उसके बाद शुरू थे। फिर गृह मंत्री ने भाषण वगैरह भी दिया, जो भी उनका सरकारी कार्यक्रम था। लेकिन जानकारी ये मिली है कि जब योगी आदित्यनाथ अमित शाह को लेने के लिए पहुंचे तब 11 बजे पहुंच गए। मतलब अपने तय वक्त से करीब 1 घंटे से ऊपर ही अमित शाह यहाँ पहुंच गए। और अब सुनने में आया है कि दरअसल ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। अमित शाह 12:30 बजे से तो उनका ऑफिशियल सरकारी कार्यक्रम शुरू था। 11 बजे इसलिए पहुंचे क्योंकि एक बंद कमरे की इमरजेंसी बैठक होनी थी। इस बैठक में जानकारी यह निकली है दोस्तों कि 1 घंटे तक ये बैठक चली और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी भी इस बैठक में शामिल थे, योगी भी इस बैठक में शामिल थे और अमित शाह भी इस बैठक में शामिल थे। और ये जो बैठक हुई है ये भी एयरपोर्ट पर ही बैठक हुई है। मतलब कोई अलग से भवन तैयार नहीं किया गया या किसी का जगह नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस बैठक की इमरजेंसी किस लेवल पर थी। एयरपोर्ट में इसलिए भी बैठक की जाती है दोस्तों ताकि वहां पर कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। गृह मंत्री की अपनी सुरक्षा होगी और मुख्यमंत्री की अपनी सुरक्षा होगी। एयरपोर्ट का कोई कक्ष होगा, जो भी बात करनी है वहां पर इजीली की जा सकती है। जब आप पार्टी दफ्तर पहुंच जाते हैं, फिर आप या फिर मुख्यालय पहुंच जाते हैं, तो फिर आपके आसपास बहुत से नेता होते हैं। तो अगर वहां पर बंद कमरे में बड़े नेता बात करेंगे तो उस पर बड़ी खबरें छप जाती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, क्या बात हुई होगी, क्या मुख्यमंत्री से कोई बात कही गई होगी। तो इसीलिए जो भी इस तरह की बैठकें होती हैं, जो हाई लेवल बैठकें होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी होती है, जिसमें ज्यादा मीडिया खबरें ना बने, तामझाम ना हो, वो एयरपोर्ट में कर ली जाती है। यही बैठक एयरपोर्ट में की गई। पहले जानकारी ये निकली कि एयरपोर्ट में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में ही बातचीत हुई। बाद में ये जानकारी निकल कर आई कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस बैठक में शामिल थे। इसको लेकर तमाम तरह की कयासबाजी अब चल रही है दोस्तों कि क्या बात हुई होगी इस बैठक में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जाहिर सी बात है कैबिनेट के विस्तार को लेकर हुई होगी दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार प्रस्तावित है। हो सकता है कि नए मंत्रियों की लिस्ट है, कौन होगा नहीं होगा, इसको लेकर चर्चा यहाँ पर की जाए। अच्छा, इससे एक और बात साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही योगी आदित्यनाथ हो, लेकिन कैबिनेट में वो अपना विस्तार भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ठीक है, तो केंद्रीय हस्तक्षेप इसमें पूरा हो रहेगा। दूसरा, माना यह जा रहा है कि शंकराचार्य विवाद को लेकर भी हो सकता है कि इस बैठक में कोई चर्चा हो, कोई बातचीत हो। और अमित शाह का यहाँ पर होना अपने आप में बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये जो पूरा शंकराचार्य को लेकर कंट्रोवर्सी उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्रशासन ने बेमतलब में खड़ी कर दी, इसको लेकर अचानक से अभी 2-3 दिन से ही खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में कि दरअसल कोई है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता जो कि केंद्र में किसी बहुत बड़े नेता के संपर्क में है और वो उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ देख रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है शंकराचार्य मामले में, इसमें केंद्र पर, मतलब ये कह ही नहीं सकते हम कि केंद्र नजर नहीं बनाए हुए। केंद्र को सब पता है कि ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए भी दोस्तों ये साफ हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आ गया। 24 घंटे पहले उन्होंने बयान भी दे दिया कि भगवान शंकराचार्य के चरणों में हमारा नमन और इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। मामला और बढ़ गया तो शंकराचार्य जो धरने पर बैठे उन्होंने कह दिया कि केशव सीएम बनने लायक है, योगी तो सीएम बनने लायक नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य किसके खास माने जाते हैं और किसके कहने पर उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सी चीजें पर्दे के पीछे चल रही हैं, बहुत सी चीजें पर्दे के सामने चल रही हैं, लेकिन जो बंद कमरे में मीटिंग हुई है, ये कह देना दोस्तों कि इस पर केवल कैबिनेट विस्तार पर ही चर्चा हुई होगी, ये तो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जिस स्थिति में हैं, यूपी की जो पूरी बिसात है उसमें बहुत कमजोर स्थिति में है।
राजनीतिक तौर पर बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, मीडिया में उनको लेकर तमाम तरह की हेडलाइंस बनती हूँ, उनका अपना एक ऑरा है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में। लेकिन मैनेजमेंट जो है ना, जैसे जिस तरह का चुनाव अब हो गया है, आज से 10 साल पहले जो चुनाव था और अब जो चुनाव हो गया है, पिछले 1.5 साल में खासतौर पर अगर आप देखें, हरियाणा, महाराष्ट्र, जिस राज्य में चुनाव हुए हैं, वो चुनाव से ज्यादा मैनेजमेंट हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मैनेजमेंट में कहीं उनकी कोई महारत नहीं है। वो बुलडोजर बाबा बन सकते हैं, वो बैठकर कटोगे तो बटोगे जैसे नारे दे सकते हैं, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर सकते हैं, वो पूजा पाठ भी कर सकते हैं। मतलब उनकी एक छवि है, उनका एक तरीका है काम करने का। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि योगी के इस तरीके में ना कहीं भी राजनीति नहीं, मैनेजमेंट नहीं है। मतलब आज अगर योगी आदित्यनाथ को जबरन मजबूर कर दिया जाए इस्तीफा देने के लिए, तो शायद उनके सपोर्ट पे 50 विधायक भी खड़े नहीं होंगे। उनके कुछ मंत्री जो उनके खेमे के बताए जाते हैं, वो भी उनसे किनारा कर लेंगे। वो अलग बात है कि योगी को फिर भी टच नहीं कर सकता केंद्रीय कैबिनेट, क्योंकि योगी का अपना एक ऑरा है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि शंकराचार्य वाला जो ये पूरा विवाद हुआ है ना, इसमें कहीं से भी योगी को फायदा नहीं पहुंचने वाला है। देखिए, टीवी चैनल्स के जरिए आपको एक नैरेटिव स्थापित कर दें कि शंकराचार्य तो समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं या विपक्ष से मिले हुए हैं या योगी को हिलाना चाहते हैं, उससे कुछ होगा नहीं। क्योंकि शंकराचार्य तो, अगर ये विवाद खत्म भी हो गया 10 दिन बाद, तो शंकराचार्य अपने मठ में चले जाएंगे। उनको चुनाव तो लड़ना नहीं है, चुनाव योगी आदित्यनाथ को लड़ना है। तो योगी आदित्यनाथ को इस शंकराचार्य विवाद से राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान होगा। आज नहीं तो कल उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम योगी के साथ क्या है, जिस तरह का पूरा उनका प्रशासन का तरीका है, उनके आसपास अधिकारियों की फौज रहती है। अब दोस्तों, वो अधिकारी जो हैं, यूपी के अधिकारियों के लिए बोला जाता है, पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। यूपी के अधिकारी किसी की नहीं सुनते। कई बार अधिकारी अपने स्तर पर ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जिस पर कोई मतलब ऊपर से कोई आदेश भी नहीं होता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कई खेमों में बटी हुई है। देखिए, एक खेमा केशव प्रसाद मौर्य का है, ठीक है, जो सीएम बनना चाहते हैं, जो डिप्टी सीएम है, ठीक है, जो ये भी गाहे बगाहे मतलब दबी जुबान उनकी तरफ से ये माना जाता है उनके समर्थकों द्वारा कि उनको चुनाव हराया ही इसलिए गया कि वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पे भी ना रहे। उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनको हराया। किसने हराया आप समझ सकते हैं। दूसरा खेमा योगी आदित्यनाथ खेमा है, जो बहुत पावरफुल खेमा है, जिनके पास मुख्यमंत्री है। और तीसरा खेमा है केंद्रीय नेतृत्व का। और चौथा कोई खेमा नहीं है, जिनका जो कहीं नहीं है वो बटे हुए हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो प्रशासन में कोई मतलब लगाम लगाने के लिए नहीं होता। तो प्रशासनिक स्तर पर भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत सारी खामियां देखने को मिल रही हैं। और एसआईआर, आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एसआईआर जब हुआ उत्तर प्रदेश में और पहला ड्राफ्ट आया, तो योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली और उस बैठक में प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और सारे एमएलसी, मंत्री, सारे विधायकों को बुलाया गया और बोला गया कि नहीं, जैसे जल्दी से जल्दी आप अपने अपने बूथ में 200 लोगों को ऐड करवाइए, हमारे तो 80% वोट कट जाएंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमारे 80% वोट कट जाएंगे। उनको अपने वोट कटने का डर था या फिर बीजेपी के वोट कटने का डर था? कौन है जो योगी के रहते हुए मतलब चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है और योगी को एसआईआर से डर लग रहा है? कुछ दिन पहले बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने खबर भी छापी थी। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं और इसीलिए अमित शाह का आगमन उन्हीं चीजों में मतलब बहुत एक तरह से बहुत सारी चीजें समझ में भी आती हैं, इसमें नहीं भी समझ आती हैं। अब उस बंद कमरे में क्या बात हुई होगी? क्या योगी को अमित शाह ये बताएंगे कि शंकराचार्य के मामले को खत्म कीजिए? कि योगी को पता नहीं है कि केंद्र का इसमें क्या रुख है? अगर केंद्र का इसमें योगी के सपोर्ट का रुख होता तो क्या केंद्र खुलकर इस पूरे मामले में बोल नहीं रहा होता? कोई केंद्रीय मंत्री बोल नहीं रहा होता? तो अब जाहिर सी बात है, इस बंद कमरे में क्या बातचीत हुई वो तो खैर वो 3 लोग ही बता सकते हैं जो इस कमरे में हैं। लेकिन दोस्तों, अमित शाह का इस पूरे क्राइसिस के दौरान लखनऊ आना, भाषण करना, ये अपने आप में बहुत सी कहानियां कहता भी है और कुछ कहानियां छुपा भी देता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।